स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन। सो आज अपने क्या करने जा रहे हैं भैया? व्हाट इज आवर बेसिक सा प्लान? आवर बेसिक प्लान इज कि भैया पहले आज अपने करने जा रहे हैं दैट इज इंड AS1। तो भाई मेरे प्लीज अपना कॉपी वॉपी निकाल के रख लो क्योंकि बहुत काम आने वाला है एंड मस्त एकदम एंजॉय करते करते समझो भाई। एवरीथिंग इज सिंपल एंड वेरी सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया हुआ है। सो भैया व्हाट इज इंड AS1? भैया इंड AS1 का नाम क्या? पहले आराम से प्लीज फोकस आराम से करो। इंड AS1 का नाम क्या दिया भैया? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई प्लीज नोट्स में होना। भाई नोट्स जितना अच्छे से बनाओगे आपको उतना अच्छा से समझ में आ जाएगा। भाई चैप्टर का नाम दे दो भाई। व्हाट इज इट? इंड AS1। भैया इंड AS1 का नाम क्या मिला अपने को? इंड AS1 का नाम है हमारा प्रेजेंटेशन। एक सेकेंड। इंड AS1 का नाम क्या भाई हमारे पास? दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई एक चीज होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है अपने को? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को क्या बताता है? प्लीज बताने का ट्राई करो ना। व्हाट डू यू थिंक कि भैया अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता हूं तो मेरे को क्या चीज समझ में आता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके? और बता रहा भाई ये इंडेक्स का नाम हम याद रखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो प्लीज उसको भूलना मत कि भैया सॉरी इंडेक्स 1 का नाम क्या है भैया? दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई एक चीज तो ना, राहत रेशमी तुम लोग बताओ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों चाहिए होता है भैया? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, हाँ या ना? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, चलो ठीक है भाई। एक तो अच्छा आंसर बताया तुम लोग कि भैया ये हमको हमारा बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। एक और चीज बताता है, पता है? फाइनेंशियल पोजीशन तो बता दिया भैया, फाइनेंशियल हमने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस किया वो भी बताएगा। हाँ भैया वो भी तो बताता है भैया। इन शॉर्ट फाइनेंशियल पोजीशन अपने को किस में पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन अपने को किस में पता चलता है? इन आवर बैलेंस शीट, हाँ या ना? और हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा वो हमको पता चलता है इन आवर PL। ये यस और नो? बताओ भाई ये बात क्लियरली समझ में आया या अटक गया? आया ना? क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ भैया ये बात समझ में आ गया। मैं बता रही जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना, प्लीज उसको लिखते भी जाना, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा। तुम्हारे पास है ना प्रॉपर इतना ब्यूटीफुल नोट्स होगा ना, यू विल बी लाइक भैया मेरे को इस चैप्टर को और कहीं से कुछ देखने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने पास नोट्स में मिल जाएगा। तो भैया ये वाला बात तो अपने को समझ में आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपने को दो चीज पता चलता है भैया। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रीजन क्या है? अपने को दो चीज चाहिए, या तो भैया मेरे को मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलना चाहिए, या तो मेरे को मेरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है मेरे को वो पता चल जाना चाहिए। तो एक सेकेंड, इन शॉर्ट क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम हमारा अपने बचपन में याद है अपने को भैया? बचपन में एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था, बचपन में अपने को रिपोर्ट कार्ड मिलता था। तो भैया रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखता था कि आप क्या सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप किस सब्जेक्ट में खराब हो, और आप अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। यस और नो? तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड, ऐसे बोल सकते हैं। वो हमारे बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है, और उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको सारा चीज मिल जाएगा। उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपको सब चीज मिलेगा। क्या क्या मिल जाएगा भैया? कि कितना पैसा आ रहा है, कितने का एसेट्स है, कितने का लाइबिलिटीज है, एंड इसके वजह से मैं क्या ले सकता हूँ? बताओ भाई बताओ, इसके वजह से मैं क्या ले पाऊंगा? मेरे को भैया बिजनेस में फ्यूचर डिसीजंस में हेल्प होगा कि नहीं होगा? मतलब बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है, ये बात तो समझ में आ गया। मतलब इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर मेरे को क्या क्या चीज मिल रहा है भैया? मेरे को मिल रहा है कि भैया कितने पैसे आ रहे हैं, कितने रुपए आ रहे हैं, कितने के एसेट्स है, कितने के लाइबिलिटीज है। ये सुन लो। एंड मेरे को एक और बेसिक चीज में हेल्प कर देता है। क्या चीज में? बताओ भाई। मेरे को पता चल गया मेरे पास कितने रुपए आ रहे हैं, मेरे को पता चल गया मेरे पास कितने के एसेट्स है, मेरे को पता है मेरे पास कितने का लाइबिलिटीज है। तो इनके वजह से मैं फ्यूचर का क्या कर सकता हूँ? बताओ भाई तुम लोग को क्या समझ में आता है? इस रिपोर्ट कार्ड को देख करके तुम लोग क्या ले पाओगे? सोचो भाई क्या कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड है, अब तुमको क्या चीज करना है? तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आ चुका, तुमको क्या क्या चीज पता चलेगा? तुम अपना फ्यूचर डिसीजंस ले पाओगे या नहीं ले पाओगे? यस और नो? बोरोइंग्स और लोन्स, अब मैं इन शॉर्ट अपने, हाँ बोरोइंग्स एंड लोन्स समझ में आया, बट अपने अपना फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं ना कि भैया इतना सब कुछ अगर मेरे को मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को मिला तो हम प्लानिंग कर सकता है। मतलब भैया आई कैन प्लान फॉर माई
फ्यूचर डिसीजन, यस और नो। तो इंड एस अपना ये जो वन है दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को पहले क्या बताता है, अपने को समझ में आ गया। देख उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो प्रेजेंटेशन के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप फाइनेंस इसका नाम देखोगे ना, इंड एस का, इंड एस का नाम क्या है, प्रेजेंटेशन। तो आपको बताएगा कि भैया आपको इंड एस में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ प्रेजेंट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपका बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, उसका डिस्क्लोजर कैसा होगा एंड उसका फॉर्मेट क्या होगा, सब कुछ अपने को बताना पड़ता है। तो इन शॉर्ट यहाँ तक तो अपने को क्लियरली समझ में आ गया कि अपने क्या कर रहे हैं। भाई अगर किसी को एक बार लिखना है तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार फटाफट लिख लो। यू हैव 1 मिनट, 1 मिनट के लिए भैया लिखना है, लिख लो फटाफट। लिख लिया तो प्लीज़ बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, डन। रेशमी का डन। राहत एक बार तुम्हारा लिख ली भाई, लिख लो लिख लो, डन, लवली। अच्छा, अब भैया व्हाट इज द यूज कि भैया इंड एस क्या बताता है। भैया इन शॉर्ट अपने को इंड एस वन क्या बता रहा है कि भैया इंड एस वन अपने को बताता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है। हाँ या ना, ये सुन, ये बताता है कैसे बनाना है। तो इन शॉर्ट कैसे बनाना है के अंदर क्या आएगा भैया, उस बिजनेस का फॉर्मेट आएगा कि भैया हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ पीएल, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे दिखाना होगा, उसका फॉर्मेट बता देगा अपने को। फॉर्मेट के साथ अपने को एक और चीज़ बताएगा दैट इज डिस्क्लोजर। हाँ या ना, क्लियर हुआ कि भैया कैसे बनाना है के अंदर क्या क्या चीज़ रहेगा, भैया उसका फॉर्मेट क्या होगा। और फॉर्मेट अगर अपने को पता रहता है तो अपने को पता चलता है भैया उस फॉर्मेट के पीछे आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स करना पड़ेगा। ये इंड एस वन अपने को बताता है। माथा में क्या क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया भाई। आगे चल सकते हैं, लिख लो फटाफट। लिख लिया भाई, मतलब साथ साथ में लिख सकता है, आई एम नॉट वेरी फास्ट, तो तुम लोग लिख भी पाएगा आराम से। चले आगे। अब भैया क्वेश्चन आया कि भैया एक चीज बताओ, इंड एस वन, इंड एस वन किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। भैया इंड एस वन तुमको क्या लगता है भैया, किस किस को इंड एस वन बनाना पड़ता है, बताओ भाई। व्हाट इज योर थॉट कि इंड एस वन भैया किस किस को बनाना पड़ेगा। सोचो भाई। भैया एकदम सिंपल, इंड एस वन बताता है भैया प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिग कंपनीज। मतलब भैया जो भी बिजनेस जो भी बिजनेस क्या कर रहा होगा भैया, प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा। जो भी बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, जिनका मेन मोटिव है भैया मेरे को प्रॉफिट कमाना है, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनीज है जिनका मेन मोटिव क्या है भैया प्रॉफिट कमाना, उनको इंड एस वन को यूज करना ही पड़ेगा। ये सुन नो, ये बात सुनना है। प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया। पीएसयूज, भैया पीएसयू क्या होता है भाई, रेलवे कंपनी देखा है, इंडियन रेलवेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसको भैया कौन संभालता है, उसमें भी तो प्रॉफिट ही हो रहा है उनको। हाँ है ना, वो सर्विस के लिए तो बैठे ही नहीं है। मतलब भैया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखना चाहे, आई कैन राइट ना कि इंडियन रेलवेज, भैया इंडियन रेलवेज भी तो इसको बनाता होगा, इंडियन रेलवेज को भी इसको फॉलो करना पड़ता है। हाँ या ना, बताओ भाई क्लियरली बात समझ में आया या सुन लूँ। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना कि किस किस को बनाना है। राहत भाई तुम एक सेकंड, एक क्वेश्चन है बेसिक। राहत मेल और फीमेल व्हाट इज इट। मेल, हाँ राहत भाई समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट क्लियर है, ओके लवली। अब भाई एक क्वेश्चन और, भाई माइंड मत करना ठीक है, बस मेरे को एक बार कंफ्यूजन था तो आई वाज जस्ट मेकिंग माई सेल्फ श्योर। चलो ठीक है बढ़िया। भाई इन शॉर्ट अपने को ये समझ में आ गया कि भैया अपने को किस किस को बनाना है। इंडेस बनाना है भैया, प्रॉफिट ओरिएंटेड अगर कोई भी कंपनी रहेगा वो बनाएगा, ठीक है। अगर कोई पीएसयू वो बनाएगा। एक क्वेश्चन है एकदम बेसिक, क्या भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंडेस फॉलो करेंगे, यस और नो। क्या उनको बोला गया है फॉलो करने, बताओ भाई व्हाट डू यू थिंक कि भैया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं उनको बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। रेशमी बोल रही है हाँ। राहत व्हाट इज योर थॉट ब्रदर, बताओ भाई तुमको क्या लगता है बनाना पड़ेगा। सोचो सोचो भाई सोचो, हाँ या ना, बस हाँ या ना लिखना, बस बताओ भाई। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को सर टीओ पे
टर्नओवर पे ना 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 सिट, टर्नओवर बोल रहा ना, टर्नओवर पे ना, ऐसा कुछ नहीं है उनका, टर्नओवर एंड ऑल कुछ नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भैया बनाने का जरूरत नहीं है इंडेक्स के हिसाब से, बट अगर वो चाहे वो बना सकते हैं, बना सकते हैं। बस उनका जो टर्मोलॉजीज होगा भैया, खुद ही बताओ, अपने भैया क्लास 11-12 में पढ़ा है एनटीओ, पढ़ा है एनटीओ, अभी एनटीओ पढ़ा है। एनटीओ में एक चीज था, एक होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एक होता है भैया एनटीओ। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग क्या क्या बनाता है, उन लोग बनाता है भैया ट्रेडिंग अकाउंट, उन लोग बनाता है पीएल, उन लोग बनाता है बैलेंस शीट, यस और नो। ये अगर कोई भी बंदा जिसका प्रॉफिट मोटिव है उसको ये सब बनाना पड़ेगा। पर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं उन लोग बनाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उन लोग पीएल की जगह क्या बनाता है भाई, उन लोग बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यस और नो। और उन लोग बनाता है बैलेंस शीट। तो मतलब उनको बना तो सकते हैं, बस उनका टर्मोलॉजीज चेंज हो जाएगा। पीएल में अपने को क्या मिलता है भाई, अपने को मिलता है नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। बट इनकम एक्सपेंडिचर में अपने को क्या मिलता है भाई, या तो उन बिजनेस का क्या तरह है सरप्लस, या तो उनको मिलता है भाई डेफिसिट। मतलब उनको अगर ये चीज बनाना है वो बना सकते हैं अपनी मर्जी से, बस उनको क्या चीज चेंज करना पड़ेगा भाई, उनको अपना जो टर्मोलॉजीज है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। पर अगर कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, उनके ऊपर भैया कंपल्शन है। तो इन शॉर्ट अभी तक अपने क्या क्या चीज समझ ली है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है बहुत कुछ। भैया इंडेस 1 अपने को बताता है व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे को दो चीज बताता है कि भैया आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और आपका बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। भैया पोजीशन पता चलता है थ्रू बैलेंस शीट, कि भैया बैलेंस शीट के अंदर अपने को समझना आ जाता है यार, बैलेंस शीट बताता है मेरे पास कितने का एसेट्स है, कितने का लाइबिलिटीज है, डन। परफॉर्मेंस कैसे पता चलता है भैया, परफॉर्मेंस के लिए मेरे को देखना पड़ता है पीएल स्टेटमेंट, कि भैया बिजनेस प्रॉफिटेबल है या बिजनेस लॉस मेकिंग है। तो इन शॉर्ट जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेरे को मेरे रिपोर्ट कार्ड का याद दिलाता है। मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेरे को मेरे रिपोर्ट कार्ड का याद दिलाता है। वो मेरे को बताता है आपके पास क्या क्या चीज़ अच्छा चीज़ आ रहा है, आपके पास क्या क्या चीज़ एसेट्स है, आपके पास क्या क्या चीज़ लाइबिलिटीज़ है, जिसके थ्रू मैं क्या ले सकता हूँ भाई, जिसके थ्रू मैं प्लानिंग कर सकता हूँ फॉर माई फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। हाँ या ना, माई फ्यूचर डिसीजन मेकिंग लिख दो ना भाई यहाँ पे प्लीज़। अगर नहीं लिखा तो भाई प्लीज लिख लेना मेकिंग। मेरे को कलर चेंज करने का मन कर रहा है, इस कलर में मजा तो नहीं आ रहा मेरे को। लेट्स गो विथ ये अच्छा कलर भाई, मजा आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। फिर इंडेक्स अपने को कैसे बनाना है वो बताता है। इंडेक्स अपने को क्या बता रहा है भाई, इंडेक्स का प्रेजेंटेशन पे फोकस है ना, तो बताता है भैया कैसे बनाना है आपको सारा चीज। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट वो अपने को बताता है, एंड उसका क्या क्या डिस्क्लोजर होगा वो अपने को बताता है भैया आपको डिस्क्लोजर कैसे कैसे करना चाहिए। हम बोला ओके डन, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन है भैया कौन कौन सा बिजनेसेस है जिनको ये इंडेक्स को फॉलो करना पड़ता है। तो भैया मेन पॉइंट है जितना भी प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा, कौन बिजनेसेस, जितना भी प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेसेस है उनको इंडेक्स 1 फॉलो करना पड़ेगा। जितना भी पीएसयूज है जो कि गवर्नमेंट रन करता है वो भी तो प्रॉफिट के लिए भाग रहे हैं, तो उनको भी रन करना पड़ेगा, उनको भी इंडेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है। अब क्वेश्चन आया भैया अगर इन लोग प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो जो नॉन प्रॉफिट के लिए है क्या वो इंडेक्स को फॉलो ही नहीं करेंगे। भैया फॉलो ऐसे तो नहीं करेंगे, पर अगर उनके मन में है यार मेरे को भी इंडेक्स को फॉलो करके मेरे को भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स के हिसाब से बनाना है, वो बना सकते हैं। बस उनको अपना टर्मिनोलॉजीज को क्या करना पड़ेगा भाई, चेंज करना पड़ेगा जैसे उनका यूज होता है। भाई एक चीज बताओ, यहां तक समझ में आया, यस और नो? लवली इट इज भाई, राहत को समझ में आ गया। रेशमी व्हाट इज योर कॉल, बताओ भाई। सही है, मजा आ रहा है, सही है, चलो भाई बढ़िया। भाई बता रहा हूँ लिख लेना, बता रहा है भाई, क्योंकि बता रहा है इससे बेटर नोट्स तुमको नहीं बना के दे सकता आई कैन, बट भाई हम जो लिखेगा ना तुम्हारे पूरा काम का है, तुम्हारे को पूरा स्टोरी ऐसे समझ में आ जाएगा, स्टोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का ट्राई कर। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। एक क्वेश्चन है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एक कंपनी बनाता है क्या वो स्टैंड अलोन बनाता है, स्टैंड अलोन? भाई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आता है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ भाई। व्हाट इज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भैया जो कंपनी अपना अकेले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उसको अपने बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को?
स्टैंड अलोन मतलब एकदम सिंपल होता है भैया, अगर मेरा खुद का कंपनी है, मैंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया, उसको बोलेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया कोई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या? भाई होता है। क्या चीज़ का होता है भाई बताऊँ? एक होता है भैया सॉरी, एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सुन लो, ये बात सुना हुआ है भाई। स्टैंड अलोन होता है भैया जब आप अकेले अपने कंपनी का बना रहे हो, उसको अपने बोलते हैं स्टैंड अलोन। पर भैया जब आप अपना तो बना ही रहे हो, जब आप अपना तो बना ही रहे हो, बट अपने साथ ही साथ आपके जो छोटे छोटे होते हैं ना सब्सिडरीज है, उनको भी अगर आप अपने क्या कर देते हैं भाई, मर्ज करके बनाते हैं, उसको अपने बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बात है भाई, क्या बढ़िया बात जा रहा है। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन है, इंड एस 1 क्या स्टैंड अलोन पे लगेगा या कंसोलिडेटेड पे लगता है? तुम लोग बताओ भाई। एमसीक्यू आया तुम्हारे पास कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस किसके ऊपर एप्लीकेबल है, स्टैंड अलोन पे लगता है या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है? बताओ। भाई एसएफएस भी लिख सकता है, सीएफएस भी लिख सकता है, चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। राहत दोनों पे ही, रेशमी बोल रही है दोनों पे, राहत बोल रहा है दोनों पे, तो इन शॉर्ट भैया दोनों पे तो लगता है। चलो भाई ये बात सही बता दिया। एक और क्वेश्चन भैया, भैया मान ले भैया जो कंपनी है ना, ये रहा कंपनी, ये कंपनी भैया साल यहाँ पे चालू होता है 31 अप्रैल चालू होता है, एंड साल चलता है टिल 31 मार्च। ठीक है भैया, 31 मार्च को तो उसको बना के देना ही है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको बनाना है भैया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भैया, उसको बना के देना है। एक बेसिक क्वेश्चन भैया, क्या वो बीच में अपना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे सकता है? उसको अपने क्या बोल सकते हैं भाई, इंटरिम, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुना है भैया? अगर उसने बीच में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दिया, उसको अपने क्या बोलेंगे भाई, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एकदम बेसिक क्वेश्चन, क्या इस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या इस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंड एस एप्लीकेबल करके बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? बताओ वत्स, बताओ। हाँ, राहत बोल रहा है हाँ बनाना पड़ेगा। रेशमी व्हाट इज योर कॉल? बताओ बताओ बताओ। राहत का तो आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया रेशमी? ये सुनो, हाँ बट डिपेंड करता है। क्या चीज़ पे डिपेंड करता है पापा? डिपेंड, तुम इतना प्यार से मेरे को बोल रहा है भैया डिपेंड करता है। बता भाई तुमको क्या लगता है क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा कि भैया मेरे को बनाना है कि नहीं बनाना है? बताऊँ एक आंसर, पहला आंसर बताऊँ भैया, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एएस 1 अप्लाई करने का जरूरत नहीं होता। ये चीज ध्यान रखना भाई, एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन है भाई। नॉर्मली अपना जो एंड में बनता है ना, वो शेयर होल्डर लोग को दिखाया जाता है। इंटरिम मतलब भैया हम बस बीच में बना के दिखा दिया। भैया मान लो ना भैया, एक चेता, तुमको स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल में प्रोजेक्ट बना के दिखाना है, एकदम बेसिक एग्जांपल, प्रोजेक्ट बना करके दिखाना है, जब एंड में बन देगा तब दिखाते हैं। अगर मैं बीच में गया, तुमको क्या बीच में टीचर मार्क्स देता है उसका कि भाई मैम देखो मेरा कैसा बना है प्रोजेक्ट, बताओ अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? उसका मार्क्स मिलता था क्या? नहीं मिलता ना। इन शॉर्ट उसमें आप कैसा भी बनाओ उसका मार्क्स नहीं होता था। वैसे ही इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी है, आप बीच में बनाओगे उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता है। समझ में आ गया? बताओ भाई बताओ, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा? बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है यार, गुड नॉलेज। देख अनस्टैंड एग्जाम्पल है पर तुम्हारे माथे में घुस जाता है भाई, मेरे को ये समझ में आता है कि अनस्टैंड ही सही पर अपने माथे में घुसना जरूरी है। अब भैया एक चीज बताओ, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है या वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है? भाई एकदम सिंपल आंसर, जनरल पर्पस होता है या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? रेशमी इज टेलिंग कि भैया स्पेशल पर्पस के लिए बनता है। राहत तेरा क्या कॉल है भाई, बताओ। बोथ भाई, फिर तुम लोग गलत जा रहे, देख रहे हो तुम्हारा कितना छोटा छोटा मिस्टेक्स है भैया। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारे लिए, भैया मान ले अगर तुमने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो तुम्हारे लिए क्या स्पेशल अलग से बना के दिखाया जाएगा कि भैया ये लो आपके लिए एकदम स्पेशल वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको सूट करता है? कभी ऐसा हुआ है?
नहीं होता। मतलब देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता भैया। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है दैट इज ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई क्लियरली समझ में आया, हाँ या ना? मतलब भैया जितने भी लेंडर्स है, जितने भी सप्लायर्स है, जितने भी मेरे कौन है भैया इन्वेस्टर्स है, उन सब के लिए हम अलग अलग नहीं बनाता। आई जस्ट मेक अ कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये बात क्लियरली समझ में आया भाई? कॉमन मतलब ही क्या हो गया भाई? इस कॉमन को बनाने को बोलते अपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई एक चीज बताना, तुम लोग यहां तक सबको लिख लिया या नहीं लिख पाया? अगर लिख लिया तो मैं आगे जा रहा हूँ, नहीं लिखा तो मेरे को बताओ, मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा कहाँ पे लिखना तुम लोग को। हो गया? राहत ने तो लिख लिया भाई, बहुत बढ़िया, राहत सही जा रहा है। रेशमी का भी हो गया था, हाँ है ना? अब भैया एक चीज, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो रहे हैं, उस बनाने के पीछे का कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा या नहीं होगा? भैया मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है या नहीं है? और इस क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा है ना इंपॉर्टेंट लिख देना प्लीज। मेरे हिसाब से भाई अच्छा क्वेश्चन है, आता है तो भैया एक बार बस रीड अच्छे से करके जाना। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है तुम लोग बता सकता है? पता है? तुम लोग बुद्धि लगाएगा ना, तुम लोग को पता रहेगा भाई। पहला दूसरा तो तुम लोग पक्का बता सकता है, आई कैन बेट भाई। सोचो, तुम लोग को पता है, जो आंसर तुम्हारे मन में आता है वो बता दो। पोजीशन, अरे क्या बात है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ओके, और भी कुछ बताता है भाई? दो आंसर तुम्हारे को आता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, भाई क्या बात है, सही है भैया। फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अपने को क्या क्या मिल जाता है भाई? हमारे बिजनेस के क्या क्या एसेट्स है, हमारे बिजनेस का क्या क्या लाइबिलिटीज है, और हमारे बिजनेस का कितना रुपया का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यस और नो, हाँ या ना? सही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने को क्या मिलता है भाई? हमारे बिजनेस का क्या क्या भाई, क्या है, इनकम कितना है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस कितना है, हमारे बिजनेस का गेन कितने का हुआ, हमारे बिजनेस का लॉस कितने का हुआ। भाई समझ में आया कि भैया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? मेरे को कुछ ना कुछ पता करना पड़ता है। तो भैया मेरे को मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। उस स्टेटमेंट के थ्रू मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव्स को रीच करना है? भैया मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है मेरे को जानना है, मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है मेरे को पता चल गया, मेरे बिजनेस का पोजीशन क्या है आज के दिन पे मेरे को पता चल जाता है। तीसरा भाई एक छोटा क्वेश्चन पूछूं, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज आता है? भैया क्या क्या चीज को कंबाइन करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो बता दो। क्या क्या चीज को कंबाइन करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज आता है पता है भैया? क्या बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल। रेशमी ठीक है बाबा तेरा, तुमने मेरे को बताया भैया कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। गलत है, कुछ गलत है भाई, मैं नहीं बोल रहा पूरा गलत है पर कुछ गलत है। भाई पहले तो ना जान लो कि भैया ट्रेडिंग पीएल चलो सही है, नोट्स टू अकाउंट सही है, कोई ऊपर लिखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट वो सही है। एक और चीज होता है पता है, देख तुम लोग बता रहा भैया, एक बार है ना जान लो भैया, उसके बाद है ना बताना बहुत ईजी हो जाएगा। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? उसके अंदर गिनती का 5 चीज आता है, 1 2 3 4 5 ऐसे निकाल लेंगे अपने। नीचे थोड़ा सा ना स्पेस बनाना, क्योंकि यहाँ पे और 2-3 पॉइंट आएगा भाई, याद रखना 3-4 पॉइंट लिखेगा भैया। सबसे पहले तो अपना आता है भैया ट्रेडिंग पीएल। ट्रेडिंग पीएल मिला लो भाई, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाता है पहला, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल। फिर तुम लोग बोला भैया बैलेंस शीट, हम बोला बढ़िया बात है। बैलेंस शीट के बाद भैया और कोई बोला था भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी समझ में आ गया। कोई एक जन लिखा भैया नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट, बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा चीज होता था पता है, उसको अपने प्यार से बोलते भैया सोकी, SOCE। भैया सोकी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या बोलते भैया उसको? स्टेटमेंट ऑफ
चेंजेस इन इक्विटी लिख दूं क्या? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भैया ये जब 5 चीज मिलता है ना, देख कोई बोला था ना ट्रायल बैलेंस, भैया ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 11 में भी पढ़े थे अपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कभी भी ट्रायल बैलेंस होता ही नहीं है। ट्रायल बैलेंस जस्ट एक समराइज्ड वर्जन है, क्या चीज का भैया? लेजर का। अपने को हेल्प करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कुछ नहीं। क्लियर हुआ? अब समझ में आ गया? बहुत अच्छा था, हाँ या ना? चलो भाई बहुत ही बढ़िया। देख अभी तक जितना समझा ना, मेरे हिसाब से अभी तक तुम लोग को जितना बताया ना भाई, स्टे कर रहा है। अगर बताएं कभी भी लगे ना भैया भारी हो रहा है, तो ये बोलना विल टेक अ ब्रेक, छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। भैया ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने को पता चल गया भैया हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमको पता चल गया हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। अब भैया तीसरा में हमारे पास कैश फ्लो था, तो हमको हमारा कैश फ्लो भी तो जानना पड़ेगा ना भैया, हमारा कैश का फ्लो कितना रहा है। तो भैया मेरे को कैश फ्लो देखने के लिए भी काम आता है कैश फ्लो, कि भैया मेरा कैश का इनफ्लो कैसा है, कैश का आउटफ्लो कैसा है। मतलब मेरे को मेरा कैश का क्या जानना है? कैश का मूवमेंट देखना है, कैश का मूवमेंट मेरे को जानना है भैया, मेरे कैश का मूवमेंट कैसा हो रहा है। कैश आ रहा है ज्यादा या कैश जा रहा है हमारे पास से ज्यादा, हाँ या ना? ये समझ में आया? एक छोटा सा तुम लोग को और बताता है भाई, एक छोटा सा। भैया क्या मेरे को मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग याद है? यस, मतलब वो मेरे को मेरा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हाँ या ना? पक्का? भाई हैंडराइटिंग मेरा ऐसा ही है, प्लीज थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है ना? रीडेबल तो है, यहाँ तो आदत लग जाएगा भाई। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है भाई, अपने को मेरा समझ में आ गया भाई मेरा फ्यूचर डिसीजन मेकिंग क्या है। मतलब मेरे को बताता है भैया मेरा फ्यूचर में कैश का इनफ्लो आएगा, मेरा कैश का आउटफ्लो होगा, मेरा सर्टेनिटी मेरा अनसर्टेनिटीज उसके बारे में मेरे को आइडिया मिल जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और पता है, एक लास्ट पॉइंट, दैट इज द 5th पॉइंट। उसको थोड़ा सा भाई थोड़ा सा सुनने का ट्राई करो, समझ में आ जाएगा। भैया उसका मतलब क्या मालूम क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है भैया, लिखा है मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप। मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप, भैया व्हाट इज मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप? भैया किसी को मतलब पता है व्हाट इज मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप? मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप का मतलब समझ में आता है? हाँ या ना बताओ ना, बस नहीं बताया तो बता देगा। भैया मैनेजमेंट को अपने रिसोर्सेज देते हैं, बहुत सारा एसेट्स, प्लांट, फैक्ट्री, मशीन्स एंड ऑल सब कुछ देते हैं, बहुत सारा चीज उनके पास रहता है। भैया हमने कैपिटल के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर दिया इक्विटी शेयर्स में, अब उन इन्वेस्टमेंट का उनके पास वो सारा रिसोर्सेज आ गया। अब उन रिसोर्सेज के थ्रू उन्होंने उस पैसे को कैसे यूज किया वो भी हमको पता चलता है। तो भैया मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप पता चलता है कि भैया जो रिसोर्सेज उनके पास है उन्होंने उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया, रिसोर्सेज अच्छे से यूज है या रिसोर्सेज भैया अनयूटिलाइज रह गए, मेरे को पता चल जाता है थ्रू माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन के थ्रू मेरे को समझ आता है कि भैया मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप मेरे को क्या आता है कि जो रिसोर्सेज है, ऐसे लिख दो ना भाई, इजी रहेगा, ताकि ना याद बाद में ना कभी भी रीड करो। देख हिंदी में समझ आता ना तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, बट एटलीस्ट समझ में आना पहले जरूरी है। जो रिसोर्सेज है किसके पास? मैनेजमेंट के पास। जो रिसोर्सेज है मैनेजमेंट के पास, उसको उन्होंने कैसे यूज किया, बस इतना सही बात है भाई। ये 5 पॉइंट है हमारा। रिसोर्सेज का अमाउंट, अब अमाउंट जरूरी नहीं है, देख रिसोर्सेज कैन बी एन अमाउंट एज वेल, इट कैन बी होता है ना प्लांट, मशीनरी, लैंड, जो भी हमने लेके रखा है, शेयर्स एंड ऑल जो भी लेके रखा है, वो रिसोर्सेज कैन बी एनीथिंग। कि भैया रिसोर्सेज मतलब भैया कुछ भी हो सकता है। जो हमारे पैसा दिया वो भी एक तरीके का रिसोर्स ही है। अब उस पैसे से उन्होंने भैया क्या क्या चीज खरीदा, उन्होंने उस पैसे को सही से यूटिलाइज किया या नहीं किया, इट इज अ रिसोर्स। अगर उनके पास मशीन है तो मशीन भैया सही से यूज हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ लेकर के रख दिया गया, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, आया ना? तो एग्जाम में ना देयर आर मल्टीपल टाइम्स जब है भैया ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आया? अब भैया अगला क्वेश्चन ही यही आता है, भैया व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारे पास कि भैया व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ होता है बताएगा कोई? भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट बनता है। हाँ भैया बैलेंस शीट बनता है, भैया बताया बैलेंस शीट बनता है, ये रहा बैलेंस शीट बनता है ना, देख बनाया था ना ये वाला पार्ट। भैया बैलेंस शीट कब बनता है? ईयर के स्टार्ट में बनता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर? बैलेंस शीट बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर, सबको पता है भैया, लिख दो बस एट द एंड, बस उसके नीचे एरो बना करके लिख दो एट द एंड ऑफ द ईयर, लिख दिया, ठीक है। भैया ये पीएल स्टेटमेंट, भैया पीएल स्टेटमेंट ये तो एक तरीके का स्टेटमेंट है, हाँ या ना? भैया ये जो स्टेटमेंट है ना, भैया पीएल एक तरीके का स्टेटमेंट है, उसके अंदर दो सेक्शन है? क्या बात कर रहे हो भाई? उसके अंदर दो सेक्शन बनाया गया है, बात समझ में आया? एक का नाम तो भैया पीएल ही है और एक का नाम है भैया ओ सी आई। भैया एक बार दिखा दो क्या बात कर रहे हो आप भाई, एक बात समझना, ये जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसके 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 कहाँ पर है भाई? ये देख, ये जो भैया हमारा पीएल है ना, ये देखो पीएल दिख रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ भैया प्रॉफिट एंड लॉस का तो ये जो स्टेटमेंट है इसका दो पार्ट है। ओसीआई दिख रहा है कहीं पे? ओसीआई ये रहा भैया, एक पार्ट अपना बोलते हैं पीएल एंड दूसरा पार्ट को बोला जाता है ओसीआई। बस इतना सा चीज जान के रखना अपने को कि भैया जो पीएल है उसका स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक है भैया जो हमारा क्या है भैया, हमारा ओसीआई। ओसीआई का फुल फॉर्म क्या है भैया? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्लियर हो गया? बस इतना सा जान के रख लिया। कैश फ्लो सबको पता है, नोट्स पता है, सोकी का मतलब पता है भैया? सोकी का मतलब क्या होता है भैया? व्हाट इज सोकी? सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। भैया खुद ही सोच, साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे भैया, साल के बीच में बहुत कुछ होता है भैया, इक्विटी वाले लोगों को डिविडेंड दिया जाता है, बोनस दे सकता है, राइट इशू करा जा सकता है, कोई कोई वो भैया बायबैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भैया साल के स्टार्टिंग में और साल के एंड में जाते 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 इट कैन चेंज, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बनाना पड़ता है। ये बात समझ में आया? आया ना? क्लियर हुआ? पक्का? नाइस, आगे चले, चलो भाई आगे आ जाओ। अब भैया एक चीज बताओ भैया, ये पांच चीज तो अपने को कंपलसरी देना ही पड़ता है भैया, बैलेंस ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट ट्रेडिंग सॉरी ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और सोकी। ये पांच तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना ही पड़ता है। बट देयर आर सर्टेन टाइम्स जब अपने को भैया एक और चीज देना पड़ता है, पता है क्या? अपने को बिजनेस को उसका ओपनिंग बैलेंस शीट भी देना पड़ सकता है। ओपनिंग बैलेंस शीट भैया, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस शीट? भैया अगर सुनना, अगर मैंने एक गलती किया पिछले सालों में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भैया कुछ गलती है पिछले सालों में, तो आज अगर आकर के मेरे को पता चल गया कि भैया वो गलती हुआ है, तो उसके चक्कर में मेरा आज का बैलेंस शीट में चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है? मेरे पिछले साल वाले बैलेंस शीट में भी चेंज करना पड़ेगा। पर भैया ये गलती तो बहुत सालों से चल रहा था, तो बहुत सालों से जो चल रहा था ना, उन सारा गलती का इफेक्ट जो लास्ट ईयर, मतलब मान लो भैया ये जो साल मेरा इस साल वाला है, ये भैया 31 मार्च 2026 को तो हम बैलेंस शीट बनाएगा, वो तो आपको देना ही पड़ता है, हाँ है ना? इसके कंपैरिजन में मेरे को एक और क्या देना पड़ता है भैया, हर साल अपने को नॉर्मली 31 मार्च 2025 का जो बैलेंस शीट है वो भी देना पड़ेगा। बट अगर आपके बैलेंस शीट में कुछ मिस्टेक्स चल रहा है बहुत साल पहले से, तो आपको एक और बैलेंस शीट देना पड़ता है। वो अपने को देना पड़ता है, मालूम कब का? वो अपने को देना पड़ता है 1 अप्रैल 2024 का। और इसके अंदर जो जितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो ना, उस सारे सालों का जो इफेक्ट हो करके इस साल वाले बिजनेस के अंदर आपको दिखाना पड़ता है, इस साल वाले बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ता है। तो भैया नॉर्मली अपने को कोई भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं देना पड़ता। मेरे को इस साल का बैलेंस शीट, मेरे को पिछले साल का बैलेंस शीट देना पड़ता है ताकि कंपैरिजन हो सके। बट देयर आर ओनली 3 इंस्टेंसेस जब अपने को क्या देना पड़ सकता है भाई, अपने को क्या देना पड़ेगा भाई, अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट भी देना पड़ सकता है। भैया वो कब कब होगा भैया, बस बता दो। ये 3 कौन कौन सा सिनेरियो है? देयर आर ओनली 3 सिनेरियो, देर आर ओनली 3 सिनेरियोज जब अपने को ये ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ेगा। ये क्या भैया, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइन है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट इस वाले साल का, ये तो देना ही है, ये देना ही कंपलसरी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ओपनिंग वाले के लिए जस्ट 3 सिनेरियो होगा तभी आपको ये देना पड़ेगा। भैया व्हाट आर द 3 सिनेरियोज? भाई
मेरे को रेट्रोस्पेक्टिवली मेरे को रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लेकर आ गया हम। भैया एक चीज बताओ, भैया मान लो मैं इन्वेंट्री एग्जांपल बता रहा हूं। भैया मान लो मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी था, मैं अपना इन्वेंट्री फीफो मेथड से रिकॉर्ड कर रहा था। फीफो मेथड से मैं अपना अकाउंटिंग पॉलिसी का रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस साल मैं आया और मेरे मन में अचानक से बोला यार फीफो वर्क नहीं करता मेरे लिए, एक काम करता हूँ फीफो को हटा देता हूँ, मैं वेटेड एवरेज पॉलिसी को यूज करना चालू करता हूँ। अब खुद ही सोच, अगर मैं वेटेड एवरेज चालू करूंगा तो एनी डे जो भैया बहुत सालों से जो मैं फीफो यूज करते हुए आ रहा था उसमें चेंज दिखाना पड़ेगा। वो सारा चेंज कहाँ पे दिखाओगे भैया? तब तो भैया क्या मैं एकदम स्टार्टिंग आज से भैया 1950 से मेरा बिजनेस चालू हुआ था, दादाजी लोग चालू किए थे, तब से चालू कर दूं क्या? नहीं कर सकते वहां से चेंज। तो इन लोग बोला भैया उतना सारा चेंज लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहाँ तक का बैलेंस शीट में चेंज दिखाओगे भैया? आप भैया इस साल अपने बैलेंस शीट में चेंज दिखाओगे, ओके। आपका लास्ट ईयर क्या इफेक्ट पड़ा होगा उसके वजह से वो दिखाओगे, ओके। एंड ये जो लास्ट 50 साल में इफेक्ट हुआ, ये जो लास्ट 50 साल में इफेक्ट हुआ, उसका इफेक्ट सिर्फ ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में मिला करके दिखा देना एक साथ, आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ या ना? रेशमी क्लियर वो? चलो भाई पहला पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि भैया अपने को चेंज करना पड़ा, एक ये वाला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो भैया मेरे को अगर रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट करना पड़ा। भैया रीस्टेटमेंट करना पड़ा मतलब क्या होता है? भैया मान लो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, ठीक है तो लिखा है रेट्रोस्पेक्टिव, अगर मेरे को रीस्टेटमेंट करना पड़ गया तब मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा भाई? तब मेरे को उसको चेंज करना पड़ सकता है। मान लो भैया मेरा डेप्रीसिएशन हम भैया WDV मेथड से करते हुए आ रहा था, अब भैया हम ध्यान ही नहीं दिया, भैया मेरा डेप्रीसिएशन किसी साल में चेंज आना था भैया, 1.5 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन आना था। मेरे पास भैया 2.5 करोड़ का वो है, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ का मान लो भैया मेरे पास प्लांट है, उसमें भैया 1.5 करोड़ का डेप्रीसिएशन दिखाना चाहिए था। हम भूल से 1.5 करोड़ की जगह हम बहुत साल पहले कोई गलती कर दिया, हम 1.5 करोड़ की जगह कितना दिखा दिया? 1.5 लाख की जगह कितना दिखा दिया? हम 15 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन कर दिया और उसी को फिर हम कंटिन्यू करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। तो भैया खुद ही बता, क्या मेरा डिप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट हुआ है? बहुत सालों से गलत चल रहा है, तो मेरे को रेट्रोस्पेक्टिवली उसको रीस्टेट करना पड़ा, क्योंकि भैया गलत स्टेटमेंट ही गलत बना मेरा हर साल। तो अगर मेरा स्टेटमेंट बहुत साल से गलत बना है तो मेरे को उसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या लेकर आऊंगा भैया? मैं रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट के टाइम पे भी मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है भैया, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा भैया, अगर मेरा रीक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम में गलती हो गया है, अगर मेरा रीक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम में गलती हो गया, भैया खुद ही बताओ ऐसा कौन सा आइटम है भैया जो आप रीक्लासिफाई गलती से कर दिया? आपने गलत ऐसा क्या रीक्लासिफाई कर दिया? एक सेकंड में भाई इसको हटाने दो। भाई यहां तक में किसी को दिक्कत हुआ? ये 2 पॉइंट में बता रहा हूँ भाई, ये सब है ना क्वेश्चंस अगर आया ना भाई, हम बता रहे हैं तुम्हारे माइंड में अगर छपा हुआ रहा, तुम बहुत अच्छे से लिख के आएगा। स्टोरीज आ तक ना भाई, भाई द ओनली थिंग जब बता रहा है ना भाई, देख मेरे को जो बताने का तरीका है, आई मेक स्टोरीज, मेरे को स्टोरीज बताने में बहुत मजा आता है। आई विल मेक इट सो सिंपल ना, तेरे को अकाउंट से भैया प्यार हो जाएगा, इट विल बी लाइक भैया हर कुछ भी बनाया जाएगा। अब भैया रीक्लासिफिकेशन ऑफ आइटम, भैया एक चीज समझना भैया, लॉन्ग टर्म डेब्ट सुना है भैया? मान लो मैंने अगर, भैया बता रहे तुम्हारा 12 का कंसेप्ट एक चेक कर रहा हूँ, एकदम बेसिक सा कंसेप्ट। भैया मान लो एक दूसरा कलर लो यार, क्या भैया ए फालतू कलर, आओ दूसरा कलर में चलते अपने, आओ आओ बच्चों आओ। भैया खुद ही सोचना। क्या बता रहा था? हाँ भैया मान लो मैंने डिबेंचर इशू किया था, बच्चों ने पढ़ा है भैया डिबेंचर्स? हाँ भैया डिबेंचर पढ़ा है। डिबेंचर कहाँ दिखाते भैया हमेशा अपने? डिबेंचर हमेशा अपने दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाना चाहिए भैया, क्योंकि उसको मैंने भैया लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है। ठीक है भैया, मैंने मान ले भैया मैंने लेके रखा था भैया 20 लाख रुपए का डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा रहे थे। एंड मैंने उसको वादा किया था कि भैया हर साल मैं आपको उसमें से 4 लाख रुपया रीपे कर दूंगा, हर साल मैं उसको क्या कर दूंगा भैया? 4 लाख रुपया रीपे कर दूंगा। तो भैया खुद ही था, इस 20 लाख में से 4 लाख रुपया आप रीपे करोगे इस साल, 16 लाख रुपया को आप रीपे करोगे बाद में। तो भैया ये जो 16 लाख है उसको लेकर के मेरे को दिक्कत नहीं है, 16 लाख को आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग बोला भैया, बहुत ही बढ़िया बात है, पर ये 4 लाख को आप लॉन्ग टर्म बोरिंग क्यों बोल रहे हो रे भाई?
भाई 4 लाख रुपया जो आप रीपे कर रहे हो, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई बेसिक क्वेश्चन बताओ, क्या ये जो 4 लाख रुपया है, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये लॉन्ग टर्म है या नहीं? मेरा टोटल लिया होता 20 लाख, मैंने उसको बोला भैया हर साल मैं तुमको 4 लाख रुपया रीपे कर दूंगा, इस साल मैं उसको 4 लाख रुपया रीपे करूंगा, तो ये लॉन्ग टर्म होगा या नहीं होगा? होएगा। भाई मेरे नहीं हो सकता, यही तो गलती है भैया। 4 लाख रुपया तो आप विद इन 12 मंथ्स पे करने वाले हो ना। ये जो 4 लाख रुपया है ये पे हो जाएगा विद इन 12 मंथ। और अगर आपका कुछ भी लाइबिलिटी आप 12 महीना के अंदर अंदर रीपे करते हो, तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैसे होगा रे भाई? वो तो आपका शॉर्ट टर्म हो गया, मतलब वो आपका करंट लाइबिलिटी में आना चाहिए। करंट लाइबिलिटी के अंदर भी कौन सा कैटेगरी में पता है? अदर करंट लाइबिलिटी में आना चाहिए। अरे रे 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 रे। भाई सोच, क्या तुम लोग को नॉलेज था ये वाला? भाई पता था, पर तुम लोग गलती से भूल गया था। मजा आया कि नहीं? ऐसा चाहिए था, अच्छा था भाई। मेरे को तो मजा आया एग्जाम्पल दे करके, बहुत मजा आया, खुश हो गया। पका ना बोला ना भाई, एग्जाम्पल्स आर क्रेजी। मतलब ये 3 ही सिनेरियो है जब आपको क्या करना पड़ता है भाई, बता रहे। अगर तुमको अगर पसंद आया ना ये एग्जाम्पल, अगर देख बताऊँ, हो सकता है भैया हम लिखा नहीं है यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल दिया था हम पॉलिसी के टाइम में? WDV नहीं, क्या था इसमें? था अपना एग्जाम्पल फीफो। फीफो से, फीफो लिखना भाई, क्या लिख रहा है? फीफो से वेटेड एवरेज में चले गए। एग्जाम्पल लिख लिया। अगर एग्जाम्पल्स अगर तुमको समझ में आ रहा है, यू कैन राइट योर एग्जाम्पल्स इन योर ओन वे, लिख लो। रीस्टेटमेंट कैसे हो भैया? डेप्रीशिएशन गलत कैलकुलेट हुआ, डेप्रीशिएशन गलत कैलकुलेट, गलत कैलकुलेट। एग्जाम्पल रहेगा ना तो तुम्हारे को बाद में रिविजन करने के टाइम में भी मजा आएगा। यू विल भैया मेरा काम बन गया। देख बता रहा हूँ, ये इंडेस भैया जनरली इसमें से क्वेश्चंस आता है, बहुत कम आता है, पर अगर किसी साल आया भाई लिख के दे रहा है भैया, एकदम छप्पड़ फाड़ के क्वेश्चन आएगा। एंड यू विल भैया अच्छा पढ़ लिए। हम इसलिए बोल रहा भाई, जितना बता रहा है सुन लो, एक बार समझ लो, उतना भारीपन भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं अपने, आराम से, कोई दिक्कत आए ना। अब एक चीज बताओ भैया, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसके अंदर क्या क्या चीज के बारे में बात की थी भैया आपने? नहीं सर भाई, मैंने नहीं क्या चीज के लिए था भाई? तुम लोग है ना हाँ ना सिर्फ लिख रहा है, समझो तुम लोग अलग से कुछ बात ही नहीं कर रहा मेरे से। अब मैं ना बोर हो जाएगा थोड़ा देर बाद, मेरे को बोर मत करना है। थोड़ा देर कुछ भी बात कर लिया करो, कह रहे कुछ भी बात करो, आई विल बी वेरी हैप्पी। आई एम वेरी टॉकेटिव काइंड ऑफ ए पर्सन, बात करते रहो, मजा आएगा। अच्छा अब सुनो रे भाई, एक और चीज। भाई सुनो 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 भैया, एक चीज था, ये जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट और क्या क्या था जो भी था, क्या भैया उसमें से मैं सिर्फ भैया ट्रेडिंग और PL और बैलेंस शीट को भैया एकदम फोकस तरीके से बना दूं, एंड मेरा जो अलग था, क्या नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स और क्या था, सोकी, चल सोकी को भी थोड़ा सा वैल्यू दे दिया भैया, मैंने इन 3 को वैल्यू दिया और इन 2 को मैं उतना वैल्यू ना दूं, बोले भैया नोट्स टू अकाउंट कौन ही पढ़ता होगा? ऐसा चल सकता है क्या? ऐसा चल सकता है क्या कि भैया मैं 3 पे एकदम मस्त फोकस कर रहा हूँ, बाकी 2 को चल ना कुछ भी बना के दे दूंगा? भैया वैसा आप नहीं कर सकते, एकदम सिंपल सा आता है भैया। मतलब इन शॉर्ट, आपको इन सब को इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो आपका काम आराम से बन जाएगा, हाँ या ना? मतलब जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो, दे शुड बी गिवन इक्वल प्रोमिनेंस, ऐसा बोलते हैं इसमें। इक्वल प्रोमिनेंस मतलब भैया इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। एवरी स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड इसके बाद देखिए, ये 5 तो अपने को कंपलसरी देना ही है, और ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ 3 सिनेरियो में देना पड़ता है। इसके बाद अगर कंपनी चाहे वो एडिशनली कोई और स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकता है। एडिशनल, एक सेकेंड, अगर कंपनी चाहे तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से, एक सेकेंड, चल जाए भाई, क्या हो गया इसको? हम्म, अरे हम्म, अगर कंपनी चाहे तो भैया कंपनी अपने तरफ से, क्या हो गया इसका, एक सेकेंड,
हम्म, हम्म, भाई आजा प्लीज। एक सेकेंड है, रुको, जस्ट अ सेक। ओके, तो भाई इन सबको अपने को क्या देना पड़ता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कंपनी चाहे, हाँ, कंपनी चाहे तो भैया एडिशनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। एडिशनली, एडिशनली लिख दो ना, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कंपनी चाहे तो कंपनी अपने तरफ से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो कि भैया अगर उसका मन है दे, नहीं मन है तो भैया नहीं दे। दैट इज होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर उनको अपना रिपोर्ट देना कि भैया हमने इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या किया, या अगर मैंने किसी और चीज़ के लिए क्या क्या किया, तो उसके बारे में अपने कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ है ना? मतलब ये कोई कंपल्शन है क्या इंडेस वन की तरफ से कि ये सब इन्फॉर्मेशन दो ना? दैट इज नॉट अ कंपल्शन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना वो किसका चॉइस है भैया? वो कंपनी का खुद का चॉइस होता है। क्लियर हुआ? हाँ है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक चीज तो अपने बात की तो याद है, दैट इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अपने जाने थे। हाँ भैया, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कुछ तो बता रहे थे आप। भाई जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए बताओ भाई? एडिशनल में क्या होगा सर? अब एडिशनल के अंदर है ना, जैसे कंपनी दे सकता है भैया, मान लो इन्वायरमेंट के ऊपर उन्होंने क्या क्या चीज़ किया एनवायरमेंट के लिए, उनका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स होता है, वो सब उन लोग प्रोवाइड कर सकता है। मतलब वो उनकी मर्जी है, उनको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का मन है वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता बाबा, डोंट नॉट फोकस ऑन इट, लेट इट बी। अब भैया व्हाट इज द मेन क्वेश्चन? भैया जो मेन क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने को बनाना पड़ता है, हाँ या ना? ठीक है। अब ये जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये कैसे होने चाहिए? दे शुड बी ट्रू एंड फेयर व्यू पे होने चाहिए, हाँ या ना? दे शुड बी ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इन लोग का ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर दो, एंड इनका कंप्लायंस होना चाहिए किसके साथ? कंप्लायंस विथ, बताओ, डैश एस। बताओ तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? डैश एस, कंप्लायंस विथ विच इन डेज? कंप्लायंस विथ थ्री। भाई ये थ्री कहाँ से आया राहत भाई? ये तो कुछ भी बना दिया है तुमने। यहाँ पे आएगा सिर्फ इंड एस। उनको सिर्फ और सिर्फ इंड एस को बना करके फॉलो करना चाहिए कि इनका सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाए, एंड वो सारा का सारा इंड एस को भैया ऑडिट का बोल दिए थे। भाई ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? चलो भाई बढ़िया बात है, गुड नॉलेज ऑफ ऑडिट। पर भाई अभी ऑडिट तुम्हारे काम नहीं आने वाला, अभी इस पे फोकस करो। क्यों भाई? इसमें से भी तुम्हारा 50 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है? एक तो भैया ये होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कर दे। दूसरा पता है क्या है? दूसरा भैया गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाना चाहिए। ये हमारा गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने, हाँ है ना? ये तो अपने को पता है भैया, गोइंग कंसर्न क्या होता है बता देगा वापस, ठीक है? तीसरा भैया कौन सा बेसिस के हिसाब से बनता है अपना अकाउंट? कैश बेसिस के हिसाब से अकाउंट बनना चाहिए या एक्रूअल बेसिस के हिसाब से? तुम लोग बताओ भाई, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास ही आएगा कि भैया जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पहला तो सही से पिक्चर दिखा दे, अनशन भैया पिक्चर ना दिखाए, चलो बढ़िया बात है। गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने, कैश बेसिस के हिसाब से बने, या एक्रूअल बेसिस के हिसाब से? ओह होशियारी राहत भाई, तो कुछ भी बोल रहा है, दोनों के हिसाब से तो नहीं बनता। एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आपको अकाउंट्स बनाना चाहिए नॉर्मली। एक्रूअल बेसिस मतलब भैया जो खर्चा जिस साल का होता है उसको उसी साल दिखाओ। एंड चौथा, मटीरियलिटी होना चाहिए भैया, आप अनशन चीज मत दिखाओ, मटीरियलिटी पे फोकस करो। फोकस ऑन द मटीरियलिटी, मटीरियलिटी पे फोकस करके अगर आप बनाओगे अपना अकाउंट्स को तो वो अच्छा रहता है फॉर द पीपल, आया ना? बताओ भाई ये बात समझ में आया? मतलब अगर ये सारे फीचर्स रहेंगे, अगर मैं ये सारे फीचर्स को फॉलो करूंगा, तो मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या वो ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा लोगों के लिए? लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, हाँ या ना?
भैया वो मेरा ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा। हाँ या ना, पहला पॉइंट, कि अगर मैं इन सारे के सारे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे बनाऊंगा तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी होगा। पहला पार्ट समझ में आ गया। दूसरा, कंपेरेबल हो जाएगा। हाँ या ना, बस, कि अगर मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से बनाया तो लोग उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा भी करेंगे। हाँ या ना, एंड उसको कंपैरिजन में भी यूज कर सकते हैं। बताओ भाई, क्लियर हुआ? भैया एक चीज तो ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन कैसे होगा यार? मैंने अगर भैया मान लो, एक एग्जांपल बताऊं, भैया मान लो मैंने अपने घर पे, मैं मान लो मैं कहीं बाहर घूम रहा था, मेरे वॉलेट के अंदर अचानक से 1 लाख रुपए आ गए कहीं से। ठीक है, बताता हूँ कहाँ से। भैया मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए मेरे वॉलेट के अंदर। मैं घर गया, मैं घर जाकर के पापा के सामने जाके बोल रहा हूँ, अरे पापा 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 देखो 1 लाख रुपए है मेरे पास, मेरे पर्सनल 1 लाख रुपए। पापा सीधे देख रहे हैं, बोल रहे बेटा झूठा झूठा आदमी, कितना झूठ बोलता है, 1 लाख रुपए इसका कैसा होगा भाई? पापा मेरे को पूछ रहे, बेटा ये 1 लाख रुपए तेरे पास कैसे आए? हम बोल रहे पापा मेरा है यार, ट्रू, बात मानो सच है भाई, पूरा का पूरा पैसा मेरा है। पापा बोलते सच्ची बता कहाँ से आया? हम बोला पापा 50,000 रुपये मैंने अपने दोस्त से उधार लिया, 30,000 रुपया आपने जो मेरे को दिया था ना ये खर्चा करने के लिए, ये 30,000 रुपया वहाँ के है, बाकी 20,000 रुपया मैंने पढ़ा करके कमाया है। खुद ही बता, क्या भैया स्टार्टिंग में मैंने जो बताया पापा को कि पापा 1 लाख रुपए मेरे पर्सनल है, वो ट्रू था? हाँ या ना? मतलब वो ट्रू तो नहीं था। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अपने को प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करना बहुत ज़रूरी है कि भैया क्या चीज़ ट्रू है क्या चीज़ नहीं है। कि भैया एसेट्स भी प्रॉपरली दिखाओ, भैया अपने को अपना एसेट्स भी प्रॉपरली दिखाना पड़ता है, एसेट्स भी दिखाओ, लाइबिलिटीज भी दिखाओ, इनकम एंड एक्सपेंसेस को भी सही से दिखा दो एज दे एक्चुअली आर। मतलब इसका मेरा प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होना जरूरी है टू मेक इट ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ या ना? तो अपना मालूम बुक में क्या लिखा हुआ है? भैया बुक में लिखा हुआ है, पता रहा एग्जैक्टली बुक का नहीं बता रहा है भैया, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशन टू, ट्रांजैक्शन कंडीशंस इवेंट्स एंड कंडीशन, सॉरी, एंड कंडीशंस फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेरे को ट्रांजैक्शंस इवेंट एंड कंडीशंस को फेथफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियरली बताना चाहिए एज पर द डेफिनेशन। एज पर द डेफिनेशन, ट्रांजैक्शंस को एज पर द डेफिनेशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, बस इतना अगर मेरे को समझ में आ गया कि भैया जो भी मेरे ट्रांजैक्शंस है उनको ट्रूली फेयरली दिखा दो भाई, और कुछ नहीं। इतना सा बात क्लियरली समझ में आया? हाँ या ना? आ गया भाई, ये बात तो समझ में आ गया होगा भैया, नथिंग टू बी बड़ा बात। हाँ या ना? सही है। और मालूम है भैया एक चीज, जितना भी कंपनीज है ना उनको कंपल्सरी है, उनके ऊपर भैया मैंडेटरी है कि उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब भैया उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उनको एंड में दिखाना पड़ता है। कुछ क्या दिखाना पड़ता है पता है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बार दिखा रहा हूं, एक सेकंड बस लिख के दिखा रहा हूं, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज कंप्लाइड विथ ऑल इंड एएस। ये आपको एकदम अच्छे से दिखाना पड़ता है अपने को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। रेशमी लिख लो आराम से। अब कहीं पे भी अटको ना, बता दे रहा क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन इवेंट्स एंड कंडीशंस फेथफुली रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड एज पर द डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया गया है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसमें। डन।
और भैया ये क्या बोल रहे थे भैया हम कि भैया हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में इन लोगों को क्या बताना पड़ता है भाई, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड पे इन लोगों को बताना पड़ेगा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज कंप्लाइड विथ ऑल द इंड एएस। इट हैज टू बी एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है भैया एकदम डायरेक्ट, एकदम डायरेक्टली, एकदम खुले में बताना पड़ेगा भैया कि हाँ आपका है तो है, ये चीज मैंने भैया सब कुछ बता दिया है। इट हैज टू बी एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड। भैया अनरिजर्व मतलब भैया बिना कोई कंडीशंस के है, बिना कोई इफ एंड बट्स के बनाया गया है। ये सारा का सारा इंडेस, जैसे भैया इंडेस का रिक्वायरमेंट था, मैंने सारे इंडेस को फॉलो किया, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं एंड मैंने भैया कुछ भी कोई भी कंडीशंस डाला नहीं है कि इसके बिना उसके बिना ये सब बनाया गया, बिना कोई कंडीशंस। बताओ भाई सब कुछ समझ में आया? सही है, बहुत ही प्यारा भाई, क्या बात है यार, बहुत ही सही जा रहे हो। लिख लिया? राहत लिख लिया? हम्म। अब भाई एक चीज बताओ, क्या भैया मैं इंडेस से डिपार्चर ले सकता हूँ? क्या भैया मैं इंडेस को बोल दूं भैया मेरे को अब से इंडेस फॉलो करने का मन नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? भैया क्या मैं इंड एएस से डिपार्चर ले सकता हूँ क्या? भैया इट इज वेरी रेयर। भैया कब होगा पता है? इंड एएस से डिपार्चर, इंड एएस से डिपार्चर अलाउड है क्या नॉर्मली में? भैया इंड एएस से डिपार्चर नॉर्मली अलाउड तो नहीं है, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड नॉर्मली। बस भैया ओनली अ फ्यू रेयर केसेस अलाउड। भैया ओनली अगर कोई रेयर केस रहा तब अपने को अलाउ करा जाएगा। कब भैया रेयर केस होगा भैया? जब इंडेस को फॉलो करना, इंडेस को फॉलो करना मिसलीडिंग हो। अगर मैं इंडेस को जो फॉलो कर रहा हूं अगर वो मिसलीडिंग है, तब कंपनी को भैया डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि भाई मेरे को इंडेस से अलविदा लेना पड़ रहा है, वरना भैया इंडेस से आपको अलविदा लेने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर इंडेस आपको मिसलीड कर रहा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत दिखा रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखा करके अगर अब आपको मिसलीड करता है, तब आप भैया क्या करोगे, तब आपको इंडेस से अलविदा लेना अलाउड है, तब आप डिपार्चर ले सकते हो, वरना नॉर्मल केसेस में अलाउड नहीं होता, ओनली अ रेयर केसेस। अब भैया वो पहला क्या है भैया, तो आपको भैया कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये मिसलीडिंग है, अगर मैं डिपार्चर ले रहा हूँ तो भैया कंपनी को, अब बता रहा हूँ ना कि भैया, अरे मतलब मान लो ना भैया, ऐसा ही नॉर्मल बताऊँ, नॉर्मल केसेस में रात को एग्जांपल नहीं है इसका, कितना नॉर्मली इंडेस सब कुछ ऑलरेडी कवर करता है। इन लोग बता रहे हैं कि भैया अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड कर रहा है समहाउ, कितना भैया रियलिटी में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, पर अगर इस इंडेक्स को लगा रहा हूँ तो मेरा बिजनेस लॉस में दिखा रहा है फालतू का, जो कि रियलिटी में भैया उतना ट्रू एंड फेयर पिक्चर को प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो भैया उस टाइम पे आप क्या करोगे भाई, तब आप अपना डिपार्चर लोगे, आप बोलोगे भैया मैं इंडेक्स फॉलो नहीं करूंगा, तो उसके बाद भैया मैं एएस फॉलो कर लूंगा। एएस में तो ऑप्शन नहीं, पहले एएस था फिर इंडेस आया, और इंडेस एक्चुअली बेटर था तो इसलिए अपने इंडेस को फॉलो करने लग गए। पर इस केस में भाई सुनो ना, ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो क्या फॉलो करेंगे वो वाला क्वेश्चन नहीं आता भैया। तब इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर ये इंडेस मिसलीड कर रहा है मेरे को, तब कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, डिपार्चर को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, तो कंपनी को डिपार्चर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहला बात तो ये है, हाँ है ना, उसके पीछे का उसको रीजन बताना पड़ेगा, जैसे भी तुम लोग मेरे को पूछा ना भैया रीजन बताओ क्यों, रीजन फॉर डिपार्चर, एंड उसके पीछे का भैया मेरा क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा, फाइनेंशियल इंपैक्ट बताना पड़ेगा। बात समझ में आया कि भैया अगर मैं बाहर निकल रहा हूं तो मेरे को 3 डिस्क्लोजर करना पड़ता है। क्या क्या भैया 3 डिस्क्लोजर है कि भैया डिपार्चर अगर आप कर रहे हो तो डिपार्चर को डिस्क्लोज करो कि भैया आज के बाद मैं इंडेक्स फॉलो नहीं करूंगा, ये बताओ।
नहीं करोगे ठीक है, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों नहीं फॉलो करोगे वो बताओ। अगर रीजन बता दिया तो उस रीजन के अंदर ऑटोमेटिकली मेरे को मेरा फाइनेंशियल इंपैक्ट दिखेगा कि भैया मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ रहा था, वो बता देंगे अपने भाई। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ सब कुछ समझ में आया, सब कुछ लिख पाया सब कोई? देख भारी लगा है अभी तक, एकदम सॉर्टेड है, एकदम बढ़िया तरीके से सॉर्टेड है यहाँ पर भाई। अब यस लिखना, यस 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 सही है, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे चले, वेरी गुड। आ जाओ भाई। अब अपना एक चीज तो हमारे पास क्या बात कर रहे थे भैया अपने, कि भैया अगर अपने इंडेस का जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पीछे का रीजन चाहिए ना, तो इट हैज टू बी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अपने को समझ में आ गया कि ट्रू एंड फेयर पिक्चर कैसे मिलता है। अगला पॉइंट क्या है भैया, गोइंग कंसर्न के हिसाब से। भैया गोइंग कंसर्न क्या बोलता है बताएगा भाई? गोइंग कंसर्न तो यार मेरे हिसाब से तुम लोग सबको आता है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? व्हाट इज गोइंग कंसर्न भैया? व्हाट इज गोइंग कंसर्न बताओ ना। कि भैया नॉर्मली कोई भी बिजनेस जब तक उसको ये ना लगे कि भैया मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही बनाता है। एंड गोइंग कंसर्न में क्या होता है भैया? गोइंग कंसर्न बोलता है भैया कि मेरा बिजनेस विल कंटिन्यू on and on. There is neither the necessity nor the need. There is neither the necessity nor the need for the closure of business. मेरे को बिजनेस बंद करने का कोई नेसेसिटी नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास कोई नीड है कि मेरे को अपना बिजनेस को बंद करना पड़े। पसंद आया? हाँ या ना? पर भैया अगर ऐसा कभी कुछ हो गया, अगर ऐसा कभी हो गया कि यार भैया मेरे को लग रहा है मेरे को अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो जितना भी मेरा मशीन है उसको आप क्या कॉस्ट पे दिखा पाओगे क्या? भैया मेरा मशीन्स, मेरे को लग रहा है मेरा बिजनेस बंद करना पड़ेगा, तो आप उसको अपने कॉस्ट पे नहीं दिखा सकते। तो उसको आज आपको क्या दिखाना पड़ेगा? एट NRV, कि भैया आज के दिन उसका वैल्यू कितना हो गया, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फेयर वैल्यू बोल लो, कि आज के दिन उसका वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से आपको उसको दिखाना पड़ता है। हाँ या ना? क्लियर हुआ? जितना भी आपका लॉन्ग टर्म लोन है सबका सब रीपेबल होने लग जाएगा अभी, तो उनका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। हाँ सही बात है यार, बढ़िया जा रहे हो। मतलब गोइंग कंसर्न अगर है तब तक आपका भैया नॉर्मल जैसे आप शो कर रहे हो कर लो, पर अगर आपका कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको चेंजेस करके दिखाना पड़ता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? भैया तीसरा, ये तीसरा वाला तो तुम लोग को पता है भैया। तीसरा था कौन सा वाला? एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस पे बनाओ रे भाई। भैया एक्रूअल बेसिस मतलब क्या होता है? व्हाट इज एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस मतलब भैया जो खर्चा जिस साल का है उसको उसी साल दिखाओ। भैया अगर मेरा रेंट पे करना बाकी है, रेंट आउटस्टैंडिंग है फॉर 25-26, और भैया उस रेंट को मैंने पे किया इन 26-27, तो क्या वो 26-27 का खर्चा है कि 25-26 का ही खर्चा मानना पड़ेगा? बस इतना बता दो। मतलब एक्रूअल बेसिस को भी फॉलो करना पड़ता है। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 25-26 है, इस साल का मेरा रेंट पे करना बाकी है, मैंने पे किया नेक्स्ट ईयर, तो क्या वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है कि वो इसी साल का खर्चा था? तो उसको कौन से साल, प्रीवियस ईयर का ही मानोगे एनी डे भैया, 25-26 का ही वो खर्चा है, आपको उसी साल उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था। बस इतना सा ही तो बात बता रहा है एक्रूअल बेसिस। बताओ भाई यहां तक में किसी को दिक्कत हुआ कुछ भी? मतलब अपने को इनकम, एक्रूअल बेसिस मतलब क्या बोलता है इन शॉर्ट भाई, एकदम है ना, जो काम का लाइन है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ समझना। एक सेकंड, हाँ रुक, रेड से लिखता हूँ भैया, जो काम का लाइन है वो लिख रहा हूँ, ठीक है? देखना क्या लिख रहा है भैया। इनकम अर्नड, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे लिखो ना, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड। जब इनकम कमा लोगे तब उसको रिकॉग्नाइज करना। बट एक सेकेंड, हाँ, बट expenses should be recognized, expenses should be recognized when incurred। expenses को कब कर देना भैया?
इनकम को कब रिकॉग्नाइज करना, जब वो अर्न हो जाए तभी रिकॉर्ड करना, बट एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज कर लेना जब आपको लग रहा है कि हाँ भैया अब मेरा लॉस होने वाला ही है, मेरा खर्चा आने वाला ही है, तब उसको रिकॉग्नाइज करके रख लो। रेंट पे करना बाकी ही है तो भैया उसको रिकॉग्नाइज कर लो। इनकम कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब आपको अर्न हो जाए भैया, यू आर वेरी सर्टन कि हाँ अब मेरा कमाई होने वाला है, तभी उसको रिकॉग्नाइज करना, वरना उसको रिकॉग्नाइज मत करना। बस 10 मिनट और पढ़ेंगे भैया, आज का दिन खत्म कर देंगे। भारी भी नहीं लगा, अच्छा भी रहा यार, ज़्यादा देर पढ़े भी नहीं अपने। हाँ या ना। चौथा पॉइंट क्या था भाई, देख अपने ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में बात कर लिया, अपने अपना गोइंग कंसर्न के बारे में बात कर लिए, अपने अपना क्या था ये था भैया कौन सा अक्रूवल बेसिस वाले पॉइंट पे भी बात कर लिए भैया। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, उसमें क्या था याद है, मटीरियलिटी। मटेरियलिटी भैया, व्हाट इज मटेरियलिटी? बताओ भाई। भैया मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको अलग से दिखाओ, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं या तो मर्ज करके दिखाओ या तो उसको दिखाओ ही मत। ऐसे ही बोलते हैं भैया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, अगर तुमने कोई कांड करके आया, तुमने गाड़ी तोड़ करके लाया अपने घर पे भैया, तुम गए गाड़ी घूमने घूमने, तुम्हारी गाड़ी में भैया गाड़ी पूरा एकदम तहस नहस हो गया, दैट इज मटीरियल, वो जाके पापा को बताना ही पड़ेगा। पर गाड़ी में स्क्रैच लगा है, तुमसे बोलते हैं ना एकदम छोटा सा स्क्रैच लगा एकदम कांच के आसपास, वो जाके तुम बताते हो क्या पापा को? या तो तुम बताओगे, पर बताओगे तो भैया सब कुछ मिला करके पापा ये गलती हुआ था, ये गलती हुआ था, ये गलती हुआ था, या तो तुम बताओगे ही नहीं। मतलब मटेरियलिटी के साथ भी सेम सिनेरियो है, या तो तुम पूरा बताओगे, अगर वो मटेरियल है तो पूरा बताओ, पर अगर वो इममटेरियल है एकदम नाम सा है तो भैया या तो बहुत सारा गलती को एक साथ मर्ज करके बता दो, या तो बताओ ही मत। बस इतना सा बात है। मतलब मटेरियलिटी के अंदर आपको देखना पड़ेगा भैया मटेरियल है या नहीं है वो चीज, मटेरियल आइटम है, अगर वो मटेरियल आइटम है तो उसको सेपरेटली बताओ, पर अगर वो इममटेरियल है, इममटेरियल आइटम है, तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो भैया बताओ ही मत, डोंट नॉट डिस्क्लोज, डू नॉट डिस्क्लोज, और एक और ऑप्शन क्या है भैया, एग्रीगेट करके भैया सारा गलती को, छोटे छोटा गलती जो तुमने बहुत सारी गलती की है एक साथ, उन सारे गलती को मिला करके बता दो, एग्रीगेशन इज अलाउड। एग्रीगेशन करके उसको डिस्क्लोज कर दो। क्लियर हुआ? अब भैया एक आइटम मटेरियल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है भैया तुम्हारा साइज क्या है, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस क्या है। गाड़ी ठोका तो भैया बहुत बड़ा बात है, हाँ या ना। सर्कमस्टेंस भी भैया बहुत बड़ा हो गया। नेचर क्या है भैया, छोटा मोटा स्क्रैच लगा तो छोटा मोटा, बड़ा है तो भैया बड़ा। गाड़ी का होता है ना, किससे ठुका भैया, तुम्हारे वजह से किसी को कुछ चोट वोट लगा तो बताना, नहीं लगा तो भैया कोई बात नहीं यार, हो गया हो गया, कोई बात नहीं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस मेनली। क्लियर हुआ भाई, समझ में आया यहाँ तक? बहुत बढ़िया भाई, सही जा रहे हो भैया। इक्का दुक्का पॉइंट और बता दो भैया, एक चीज तो ये सुना है वर्ड ऑफ सेटिंग, भैया ऑफ सेटिंग वर्ड सुना है? बताओ बताओ बताओ, क्या ऑफ सेटिंग वर्ड सुना हुआ है कभी? भैया ऑफ सेटिंग क्या होता है भाई, ऑफ सेटिंग का मतलब क्या होता है भैया? भैया एक तरफ है मेरे पास डेटर, एक बंदा है जिससे भैया मैं सामान लेता भी हूँ, एकदम बेसिक एग्जांपल, एक बंदा है जिससे मैं सामान लेता भी हूँ और जिसको मैं सामान बेचता भी हूँ। तो भैया जब मैंने उसको बेचा तो मेरा बन गया डेटर, पर जब मैंने भैया उससे सामान खरीदा तो मेरा क्या बन गया भैया, क्रेडिटर। तो भैया अब मेरे को डेटर और क्रेडिटर है, एक ही बंदा मेरा डेटर भी है, एक ही बंदा मेरा क्रेडिटर भी है, क्या मैं इनको नेट ऑफ करके सीधा बता दूं भैया, मेरे को इससे पाना है 50,000 रुपया, मेरे को इसको देना है 30,000 रुपया, मैं अपने बैलेंस शीट में इसको कैसे शो करूं? क्या एक साथ शो कर दूं या अलग अलग शो करूं, या भैया क्या करूं बताओ? एक ही बंदा है। एक ही बंदा है, वो मेरा डेटर भी है और वो मेरा क्रेडिटर भी है। डेटर के हिसाब से भैया मेरे को उससे लेना है 50,000 रुपया, पर मेरे को उसको देना है 30,000, सेट ऑफ कर दो, ऐसा कुछ बोलने सारा रेशमी। भैया अपना इंडेस बोलता है
सेट ऑफ जनरली मत करो, सेट ऑफ अमाउंट है सर, बस सेट ऑफ नहीं करना अलाउड है, यही बुलाया था भाई, सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। समझ में आया कि भैया सेट ऑफ करने के लिए भैया इंडेस बोलता है भैया अगर आप सेट ऑफ कर दोगे तो आप तो बोलोगे भैया ये तो सीधा सीधा नेट में तुम्हारे मन में आ रहा है 20,000 दिखा दो, 20,000 रुपीज़ आपको पाना है, दिखा दो। भैया खुद ही सोचो, ये तुमको पता है कि भैया सिर्फ 20,000 रुपये पाना है। भैया जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, उसको कैसे पता चलेगा एक ही बंदे से सामान ले भी रहे हैं, एक ही बंदे को सामान बेच भी रहे हैं, उसको तो भैया प्रॉपर डिस्क्लोजर चाहिए। वो बोल रहा है भैया मेरे को तो पता ही नहीं यार किससे आपने लिया, किसको आपने बेचा, ऐसे तो आप कुछ भी कर लोगे। समझे? हेंस सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कोई इंडेस आपको अलाउ ना कर दे। हाँ या ना? अगर कोई इंडेस चला करके बोलता है कि भैया मेरे को सेट ऑफ कर दो, तो भैया करो, मना नहीं कर रहा। अलग अलग इंडेस, बहुत सारा इंडेस बना हुआ है भैया, कोई ना कोई होगा, मेरे को याद नहीं है भाई, कोई ना कोई इंडेस होगा जो भैया अलाउ करता होगा। ठीक है भाई, जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, शायद इन लोग सेट ऑफ हो सकता है, शायद, नॉट श्योर, नॉट 100% श्योर, नेक्स्ट बता देगा सेट ऑफ वाला पार्ट उसका, ये मेरे को याद दिला देना। बट कि नॉर्मली अपने क्या नहीं कर सकते भाई, सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, सेट ऑफिंग, सेट ऑफ, सेट ऑफिंग, सेट ऑफ, ऑफ सेटिंग, हाँ ऑफ सेटिंग इज नॉट अलाउड। कि भैया आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। बात समझ में आया भाई? बताओ कहाँ तक बहुत सही जा रहे हैं? बहुत ही सही गए यार, और बस 5 मिनट और करेंगे, अपना काम बन जाएगा आज के लिए। फिर अपने नेक्स्ट ना इस इंडेक्स को खत्म करके अपने कोई नए इंडेक्स में घुस जाएंगे। पहले मेरा कैलकुलेशन भैया थोड़ा दिन इंडेक्स कर लो ताकि तुम्हारा इंडेक्स का ग्रिप बन जाए, एंड इंडेक्स में तुम भैया एकदम श्योर हो जाओ कि भैया इंडेक्स से मेरा मार्क्स आता ही है। भाई देख, इंडेक्स अगर आया ना तो तुम्हारे को 10 से 15 मार्क्स का इंडेक्स आएगा, अगर आया तो 10 से 15 मार्क्स मिल जाएगा। भाई अगर मेरे को ये सब कुछ समझ में आ गया तो मैं तो फ्री का मार्क्स उठाऊंगा ना, मेरे को कौन सा दिक्कत है, मेरे को रटा हुआ, मैं लिख के आऊंगा अपने आप से। ये सुन लो। हाँ भैया, अब एक चीज तो ना भैया, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, what should be the frequency of accounts, frequency of reporting? भैया मेरे को कितनी बार अपना रिपोर्ट बनाना चाहिए साल भर में? व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी? तुम बताओ भाई, तुम अगर भैया एक बिजनेस चला रहा है, तुम कितनी बार रिपोर्ट बनाना चाहेगा? बस इसका आंसर करो ना, तुम्हारा आंसर तुम्हारे आंख के सामने है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, अगर तुम बिजनेस कर रहा है, तुम कितनी बार अपना एक रिपोर्ट बनाना चाहेगा नॉर्मल केस में? 1 टाइम ओनली। तो भैया इन लोग यही बोल रहे हैं कि भैया फ्रीक्वेंसी, अगर आपका रिपोर्टिंग है ईयर एंड में एक बार बना लो, मतलब भैया फ्रीक्वेंसी शुड बी 1 ईयर, बस इट शुड बी 1 ईयर। हाँ है ना? पर अगर मतलब भैया 1 ईयर मतलब होता है भैया 12 महीना के अंदर अंदर आप बना रहे हो, पर भैया जरूरी है क्या 12 महीना की रिपोर्ट बनाओ? अब हो सकता है भैया 12 महीना से कम का बनाओ, अब हो सकता है भैया ज्यादा बनाओ। तो अगर आप ज्यादा या कम कर रहे हो कि इतना, आप 10 महीने का रिपोर्ट बना के दिखा रहे हो, आप 12 महीने का बना रहे हो, मान लो ना भैया, अगर मैंने बिजनेस चालू ही कब किया, मान ले भैया, मान ले भैया, नॉर्मली चालू होता है भैया 1 अप्रैल 2000 मान लो भैया 25 से लेकर के टिल 31 मार्च 2026, ये नॉर्मल ईयर होता है। मैंने बिजनेस चालू ही यहाँ से किया है, ले मेरा बिजनेस चालू ही यहाँ से हुआ भैया, मान ले भैया 1 जुलाई से मैंने चालू किया बिजनेस। अब भैया पूरे साल का तो बनेगा नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मतलब भैया मैं तो इस टाइम पे कितने महीने का बनाऊंगा? सिर्फ 9 मंथ का बनाऊंगा। अल्ले, साल में एक बार तो बनाना था भैया, 12 महीना का होना चाहिए रिपोर्ट, पर भैया मेरा बिजनेस ही सिर्फ 9 महीने का है रे भाई, तो मैं कैसे बनाऊंगा 12 महीने का? तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको बस उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सिंपल बात। बताओ रे भाई, क्लियर हुआ? लवली, क्या बात है यार भैया, गुड नॉलेज। नहीं देख, ऐसा नॉलेज देता ना मेरे को एकदम सुकून मिलता है यार, क्या बढ़िया बताया। एग्जाम्पल एंड ऑल मेरे माइंड में जब आया रहता है ना, इट इज़ वेरी सुकून वाला। अब एक चीज़ तो क्या भैया, मेरे को अगर भैया मेरा कोई बिजनेस है जो मैं लास्ट 10-15 साल से कर रहा हूँ, तो भैया मैं इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाऊंगा। भाई तुम लोगों को आंसर, तुम्हारे पास आंसर है, मैं इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाऊंगा ही। क्या मैं पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाऊंगा, हाँ या ना? मैं इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्या मैं पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, यस और नो? तुम लोग बताओ, क्या मेरे को पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ेगा? नहीं भैया, राहत बोल रहा है नहीं। रेशमी, व्हाट इज योर आंसर? भाई देख, जो मन में आता है वो बताना, अपने ये नहीं कि भैया वो ना बोल दिया तो मैं हाँ बोल दूंगी, ऐसा नहीं, जो मन में आ रहा है। भाई मैं इस साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, क्या मैं लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बाबा, ओपनिंग बैलेंस शीट तो भैया सिर्फ 3 सिनेरियो होता है तभी दिखाते हैं।
ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ 3 सिनेरियो होगा तभी दिखाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव वाला सारा केसेस तभी दिखाना होता, वरना नहीं दिखाना होता। मैं इस साल का बैलेंस शीट दिखाऊंगा तो इसके साथ ही साथ मेरे को पिछले साल का बैलेंस शीट भी दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है भैया? ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं ना। भैया मैंने भैया क्या किया, भैया मेरा क्लास 11 का रिपोर्ट और 12 का रिपोर्ट अगर मैं रखता हूँ, 11 में भैया मेरा परसेंटेज आया था भैया मान ले 60%, 12 में भैया आया मेरा 89%। ओ माय गॉड, क्या इंप्रूवमेंट है। मतलब क्या कर रहे हैं, अपने अपने अपना कंपैरिजन कर पा रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड में अगर अपने अपना कंपैरिजन कर पाते हैं पिछले साल और इस साल में, बैलेंस शीट में भी सेम होता है कि भैया मेरे को कंपैरिजन करने में बहुत हेल्प हो जाता है। क्लियर हो गया? मतलब अपने को कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो कंपैरेटिव जब आप इंफॉर्मेशन दोगे, जब आप कंपैरेटिव इन्फो है भाई, जब आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दोगे तो उसके अंदर आपका 2 बैलेंस शीट जाएगा, इस साल का बैलेंस शीट, पिछले साल का बैलेंस शीट। 2 हो जाएगा आपका पीएल, ओके। 2 हो जाएगा कैश फ्लो का स्टेटमेंट, 2 हो जाएगा सोकी। पर नोट्स टू अकाउंट आप सिर्फ एक ही दे दो ना, क्योंकि भैया पिछले साल का नोट्स भैया कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो भैया आप अपना सिर्फ एक नोट्स दे दोगे तो भी चल जाएगा। इस साल का नोट्स दे दो भैया, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि भैया आपका इस साल क्या क्या चेंज आ रहा है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जनरली बैलेंस शीट का देते हैं, पीएल का देते हैं, कैश फ्लो, सोकी, बस नोट्स इस साल का दे देते हैं। क्योंकि पिछले साल के नोट्स से आप इस साल का नोट्स को क्या कंपेयर करोगे, कोई काम का नहीं होता। कंपैरिजन भैया पीएल बैलेंस शीट का करते हैं नॉर्मल में। क्लियर हुआ? और भैया देयर इज ओनली वन केस, देयर इज ओनली वन केस, देयर इज ओनली वन केस जब आपको बैलेंस शीट 2 की जगह कितना करना पड़ता है। देयर इज ओनली 3 सिनेरियोस, देयर इज ओनली 3 सिनेरियोस जब अपने को क्या देना पड़ता है भैया, 2 बैलेंस शीट की जगह कितना बैलेंस शीट देते हैं अपने, बताओ बस बताओ कितना बैलेंस शीट देते हैं। देयर इज ओनली 3 सिनेरियोस जब अपने 2 बैलेंस शीट की जगह 3 बैलेंस शीट देते हैं। बस इतना सा बात अपने को समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर क्लोजिंग ही ना ओपनिंग हुआ, ना 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 ना, बस गलत बोल रहे हो भाई। उस वाले में आ जाओ भैया। कैसे समझाऊं तेरे को ये बात? हाँ देख इधर देख भैया, ये मेरा इस साल का है 31 मार्च 2026। तो मतलब मैंने इधर जो भी किया वो इधर शो हो गया, करेक्ट। मैंने इधर जो भी किया वो इधर शो होगा भैया 31 मार्च 2025 में। भैया ये जो डेट है उस पे क्या होगा, इसमें आता है भैया जो मैंने बहुत सारे सालों में किया उसका इफेक्ट आता है इधर, वो होता है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये है मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग है, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग, और ये मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट। भाई इससे बेटर एक्सप्लेन करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यही बेस्ट है भाई। इससे ना ऊपर है कुछ, ना इससे नीचे है कुछ। क्लियर हुआ? हाँ यस, इतना ही तो जानना है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और क्या बताओगे भैया, और कुछ बता दो भैया। अब एक चीज तो भैया, क्या मेरे को कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहिए, ये सुन नो। भैया जो मैंने फॉर्मेट इस साल फॉलो, जो मैंने फॉर्मेट पिछले साल फॉलो किया, मेरे को क्या वो सेम फॉर्मेट इस साल फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर लेना चाहिए भैया। मतलब मेरे को कंसिस्टेंसी को भी फॉलो करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि भैया जो फॉर्मेट मैंने पहले फॉलो किया वो सेम फॉर्मेट में अभी फॉलो करूं, जो क्लासिफिकेशन मैंने पहले फॉलो किया था वही क्लासिफिकेशन मैं अभी फॉलो करूं। मैं क्लासिफिकेशन मतलब भैया कौन सा आइटम पीएल में जाएगा, कौन सा आइटम ओसीआई में जाएगा, और पीएल में भी कौन सा आइटम किस हेड में जाएगा, वो सब मैंने क्लासिफाई किया था, तो उसको सेम हेड में डालना चाहिए। माथा में क्या कि भैया सेम फॉर्मेट, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब हो गया भैया हमारे लिए सेम फॉर्मेट को फॉलो करूं, सेम क्लासिफिकेशन, इनको आप फॉलो कर लो। आया ना? ताकि भैया मेरा कंपैरिजन हर साल भैया थोड़ा सा इजी हो जाए। क्लियर हुआ? आया ना?
1 मिनट लगेगा, प्लीज़ यहाँ पर ये वाला पार्ट को एक बार अच्छे से वापस एक बार देख लो। कुछ अगर लग रहा है कि भैया कुछ दिक्कत है तो एक बार पूछ लो आराम से, ठीक है? टाइम 1 मिनट का टाइम है सबके पास। भैया क्या मैं अपना क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकता हूँ क्या? हम्म? क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड अपना फॉर्मेट को, क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकता हूँ क्या? भैया नॉर्मली हमने को क्या बोला गया भैया कि भैया जो फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हो उसी फॉर्मेट को फॉलो करो, जो क्लासिफिकेशन आप दे रहे हो उसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करो। बट इसमें देयर इज ओनली 2 एक्सेप्शन कि भैया आप इनमें चेंज कर पाओगे। कब चेंज कर सकते हो मालूम? बहुत बेसिक सा बात है कि भैया अगर मैं चेंज करके मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जा रहा है, मतलब भैया अगर मेरा फॉर्मेटिंग, भैया मान लो एग्जांपल, भैया मान ले भैया जैसे अपने देते ना सिटिंग फीस अगर मैं उसको अपना यहाँ पे दिखा दूँ, सैलरी में दिखाऊं, वो अच्छा बात है कि गलत बात है? तो अगर अपने देखेंगे ना अपना फॉर्मेट जो था ना, कहाँ गया अपना बैलेंस शीट है ना, ये रहा। भैया अपना जो सिटिंग फीस है वो अगर मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाऊं, वो सही है कि गलत है? सिटिंग फीस जो ऑडिटर होता है ना उसको जो सिटिंग फीस मिलता है, सॉरी डायरेक्टर जो होता है ना, सॉरी डायरेक्टर जो होता है उसको जो सिटिंग फीस देते हैं अपने, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाना चाहिए, यस और नो? भैया पहले मालूम है इन लोग यही करता था, सारा का सारा सिटिंग फीस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही दिखा दिया जाता था। बट बाद में समझ में आया कि भैया सिटिंग फीस तो भैया उसका कोई काम नहीं है, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय के हिसाब से उसको नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है भैया क्योंकि वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसको वहां मिल रहा है। तो बाद में उसको उठा करके डाला गया अदर एक्सपेंसेस में। ये आपने जो चेंज किया ये अलाउड तो कर दिया गया, ये अलाउ किया गया टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर अप्रोप्रिएट। ओ माय गॉड, लवली वन यार, मजा आ गया। 2 एक्सेप्शन क्या भैया कि भैया इफ इट मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर appropriate, ये हो गया भैया मेरा पहला पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज इफ इट इज बीन अलाउड बाय द इंडेस, अगर कोई इंडेस चला करके बोल रहा है भैया चेंज इज रिक्वायर्ड बाय इंडेस, इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय इंड एस, तब आप बोला चेंज को ला देना, वरना लाने का जरूरत नहीं है। बस यहां तक अगर तुमको समझ में आ गया, एज पर मी भैया आज के लिए यहां तक रखना इज मोर देन सफिशिएंट। भाई अपने ना नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इस चैप्टर को पहले खत्म करेंगे, फिर एक बार एक क्विक रिवीजन मारते हुए अपने आगे चलेंगे। तो अपना एक इंडेक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अपना कोटा खत्म, अपने को समझ में आ गया, इट हैज वर्कड फॉर अस। इसके आगे भैया मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए आज और कोई पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? काफी है? हाँ या ना भाई? समझ में आया कि नहीं आया भाई? पसंद आया या ऊपर ऊपर से गया बहुत कुछ? चलो भाई आज के लिए एक बार को स्टॉप